इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में निकाला मार्च। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर उठाए सवाल। सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गंभीर कदम उठाने की मांग। राम मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर बड़ी अपडेट। 30 सितंबर तक पूरा होगा मुख्य काम। नृपेंद्र मिश्रा बोले 30 अक्टूबर तक एल&टी और टाटा कर्मचारी साइट खाली करेंगे। मार्च 2027 तक ऑडिटोरियम म्यूजियम पूरा करने की तैयारी। इमर्सिव टेक्नोलॉजी से दिखेगी रामायण। बिहार के गरीब परिवारों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के तहत 11 लाख से ज्यादा पक्के मकानों को मंजूरी। फसल खराब होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलेगा मुआवजा। पंजाब में खिलाड़ियों के लिए बढ़ी इनाम राशि। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया बड़ा ऐलान। कटारिया बोले इस साल खिलाड़ियों को करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए देंगे। कहा खेलों को बढ़ावा देकर बनाएंगे नशा मुक्त पंजाब। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। जयपुर में शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने मार्च निकाला और आनंदी लाल पुदार मुक बधिर स्कूल पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की बदहाल स्कूल व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहीं स्कूल की छत गिर रही है तो कहीं बच्चे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पायलट ने आरोप लगाया कि समस्याएं सुधारने के बजाय सरकार लोगों को स्कूल में जाने से रोक रही है। उन्होंने शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार से गंभीर कदम उठाने की मांग की। पूरे राजस्थान में लगातार स्कूलों की जो हालत हम देख चुके हैं, कहीं छत गिर रही है, कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय सुधारने के लोगों को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है। मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट में किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, नामासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। और अब सरकार चाहती है कि आप वहाँ जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाई, हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करें, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था की हालात जानने के लिए आप एक तरह से कानून बना रहे हो। ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। अरे स्कूल बंद कर रहे हैं भाई, जो स्कूल हमने खोले थे उनको बंद कर रहे हैं, और बजाय इसके कि वहाँ निवेश हो, और नौजवान हमारी पूंजी है। और आज बच्चे खुद धरना दे रहे हैं, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था खराब है, तो बजाय उसको सुलझाने के, समाधान करने के, हाईकोर्ट ने बोल दिया, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, और उस जर्जर हालत को बजाय सुधारें, ठीक करें, आप अपनी गलती छुपाने पर लगे हुए हैं। इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं।
सरकार बौखलाई हुई है, ना जवाब है, ना फंड है, ना नियत है। अगर सरकार प्राथमिकता तय करे सुधार हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। L&T और टाटा के कर्मचारी 30 अक्टूबर तक साइट खाली कर देंगे। वहीं ऑडिटोरियम और म्यूजियम का काम मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना है। म्यूजियम में एडवांस और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिए रामायण के से जुड़े प्रसंग दिखाए जाएंगे। म्यूजियम के फरवरी-मार्च 2027 के बाद भक्तों के लिए खुलने की उम्मीद है। कल प्रारंभिक समीक्षा हुई है। एक निष्कर्ष यह जरूर निकला है कि 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहाँ से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा और ये सभी कार्य प्रत्येक दृष्टि से मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे। संग्रहालय का कार्य अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संग्रहालय में हमको अब जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया था उसकी तकनीकी दृष्टि से अब वीडियो कैसे दिखलाया जाए। जैसे उदाहरण लिया जाए, एक गैलरी नंबर 7 है, कुल मिलाकर 20 गैलरी हैं। तो गैलरी नंबर 7 में यह प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जितने मंदिर हैं और जितने निर्माण हैं उन सभी को वहाँ वास्तविक रूप से जब श्रद्धालु जाएं तो दर्शन हो जाए। तो यह एक बहुत ही आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहाँ भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वनगमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि यह एक एक गैलरी को देख करके टेक्नोलॉजी तय की जाएगी। IIT चेन्नई के विशेषज्ञ अब इस कार्य पे लग गए हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि फरवरी-मार्च 2027 के बाद संग्रहालय में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी जाएगी। जी, बाउंड्री वॉल जो है वह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से जो उपकरण हैं वो लगाए जाएंगे, उसमें लगभग अतिरिक्त 2 माह लगेगा, लेकिन बाउंड्री वॉल अपनी पूर्णता दिसंबर में कर लेगी। यह मुख्य रूप से अभी जो है वो कार्य की समीक्षा हो रही है। अब हम लोग जो है वह मुद्दा देख रहे हैं कि L&T, टाटा, सोमपुरा, इन सभी के जो भुगतान किए जाने हैं और उनके द्वारा जो अन्य निर्मित ठेकेदारों को भुगतान किए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा बहुत विस्तार से हो रही है, जिससे कोई भी कार्य निर्माण से संबंधित
इस वर्ष के अंत तक अधूरा नहीं रहेगा। देखिए, जो जहाँ तक दर्शकों को, श्रद्धालुओं को आने की बात है और उनकी सुविधाएं हैं, इस पे ट्रस्ट जो है चिंतित होगा, निर्णय लेंगे कि और अतिरिक्त सुविधाएं किस प्रकार की जाए। मुझे तो आप लोगों ने निर्माण का कार्य सौंपा है, वो मैं कर रहा हूँ। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 11 लाख से ज्यादा पक्के मकानों को मंजूरी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। साथ ही बिहार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों को बीमा के जरिए नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। आज बिहार की इस पवित्र धरा पर आकर मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हमारे हर गरीब भाई बहन को पक्का मकान उपलब्ध कराना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज़्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बिहार सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी। पीएम आशा के तहत भी बिहार ने इस बार खरीदी की है, मसूर की खरीदी यहाँ पर हुई है। और फार्मर आईडी बनाने में भी, किसानों का पहचान पत्र बनाने में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा। चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पहला स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को हर साल 48,000, दूसरे स्थान पर 42,000 और तीसरे स्थान पर 36,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कटारिया ने कहा कि इस साल करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, जबकि पिछले 2 साल में 32 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति से पंजाब में खेलों के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ रही है। जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उन सबनी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि के आधार पर हम उनको एक तरह से छात्रवृत्ति की भी देते हैं और अवार्ड भी देते हैं। 2023 से जब से नई खेल नीति लागू की है, तब से हमने इसको प्रारंभ किया। पहले प्रति बच्चे को हम 5,000 रुपया देते थे, इसको हमने एकदम बढ़ा करके, जिनको हम फर्स्ट प्राइज के रूप में देते हैं उनको 48,000 रुपया सालाना देते हैं। सेकंड जो बच्चा रहता है उसको हम 42,000 रुपये देते हैं, और जो थर्ड रहता है उसको हम 36,000 रुपये देते हैं। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में इससे अधिक खिलाड़ियों को कोई स्कॉलरशिप कोई नहीं देता, हम देते हैं। इस साल भी हम लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपया देंगे, और पिछले 2 वर्षों में हमने लगभग 32 करोड़ रुपया पहले दे चुके हैं। और उसके कारण से हमें खिलाड़ियों में भी खेल के प्रति रुचि पैदा हुई है। पहले हमको 298 मेडल मिले थे, अब की बार हमको 488 मेडल जो है ना वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और कांस्य भी है। तो एक तरह से बच्चों को खेल से जोड़ेंगे तो उनके जीवन में कई गुणों का विकास होगा। और नशा मुक्त पंजाब करना है तो बच्चों को खेल के मैदान पर मजबूती से उतारना पड़ेगा, ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके।
मध्य प्रदेश के दमोह जबलपुर मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। सालों पुराना 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को अब 4 लेन में बदला जाएगा। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद इस परियोजना को मंजूरी मिली है। 4 लेन बनने से दमोह और जबलपुर के बीच सफर आसान और तेज होगा। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, पहले दमोह से जो जबलपुर जो NH था वो 2 लेन और शोल्डर था, तो उसमें कई लोगों ने इस बात की आपत्ति जताई कि आपने 4 लेन का वादा किया था और 2 लेन शोल्डर कर दिया। लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय गडकरी जी से मिलने के बाद और प्रयास करने के बाद अब वो सीधे 4 लेन हो गई है, तो अब बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3.5 किलोमीटर का जो पैच है सिग्रामपुर, उसमें एलिवेटेड रोड बन जाएगी, जिसमें नीचे पिलर रहते हैं, जिससे वन्य जो प्राणी है वो नीचे से गुजर जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि NH जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, वो हो जाएगा। और एक दिशा निर्देश पिछली बार मैंने दिए थे कि जो बक्सवाहा से रोड आ रहा है वो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर दमोह का जो 74 किलोमीटर का MPRD से रोड दिया वो, और जबलपुर सागर वाला, तो ये 4 लेन ऐसा जुड़े कि किसी को रोड से उतरना ना पड़े, सीधे कनेक्ट हो जाए। तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए, तो वो भी पूरा एक सर्कल बन रहा है कि बक्सवाहा से अगर चढ़ेगा, सागर से चढ़ेगा, जबलपुर से चढ़ेगा, तो वो शहर में नहीं जाएगा, उसी 4 लेन के माध्यम से वो तीनों जगह वो जा सकते। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेडान वतन पंजाब दिया का 4था सीजन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस बार करीब 10 लाख खिलाड़ी 38 खेलों में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को 9 आयु वर्गों में बांटा गया है। 12 अगस्त से शुरू मसाल मार्च 5 सितंबर को बठिंडा पहुंचेगा, जहां उद्घाटन समारोह होगा। प्रतियोगिताएं 29 सितंबर तक चलेंगी। वहीं पंजाब सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 3148 खेल मैदान भी तैयार किए हैं। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ 6 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਸੀ। 4 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਤੌਰ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਊਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਲੱਖ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਪਲੇਅਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, 9 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ। 14, 17, 21, ਫਿਰ 21 ਤੋਂ 30, 31 ਤੋਂ 40, 41 ਤੋਂ 50, 51 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ, 61 ਤੋਂ 70 ਤੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 38 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਖੋ-ਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਖੋ-ਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, जूडो, गतका, किक बॉक्सिंग, हॉकी, नेटबॉल, बैडमिंटन, पावर
पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, चैस, शूटिंग, फेंसिंग, रोलर स्केटिंग ते आर्चरी। कुल 28 खेडां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਪੈਰਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਇਹ ਵੀ 25 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 10,000, 7,000, 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਡਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 6:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। 8 ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਨੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਪਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੋਮਨ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਜਾਂ ਗੋਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ 3148 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 250 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 500 ਜਿਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 6000 ਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 40,415 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 135+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो दी जा चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।